A very good morning to all of you. Welcome to न्यूक्लियोसोम एकेडमी। हम चर्चा कर रहे थे एनिमल किंगडम, जिसमें हम लोग पहला फाइलम पढ़ लिए थे पोरीफेरा के बारे में। आज हम इंट्रोडक्शन देंगे और माइटोसिस के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से साइटोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो अगर हम साइटोलॉजी की बात करें, क्या चीज़, साइटोलॉजी की बात करें, तो साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। अब स्टडी ऑफ सेल एंड सेल डिवीज़न। ठीक, सेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये आएगा आपके साइटोलॉजी में। अब देखिए बाबू, सेल डिवीज़न होता क्यों है? सेल डिवीज़न का मतलब होता है कि एक सेल है, इससे क्या बनेगा, दो सेल बनेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है सेल डिवीज़न। ओके, अब ये सेल डिवीज़न दो तरीके से हो सकता है। सेल डिवीज़न यहाँ पे जितना क्रोमोसोम नंबर है, या तो उतना ही क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर भी रहेगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर भी अगर 46 क्रोमोसोम है और यहाँ पर भी अगर 46 क्रोमोसोम है, तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग माइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? माइटोसिस वाला सेल डिवीज़न बोलते हैं। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसका आधा हो जाए, आधा होने का मतलब कि 46 यहाँ पर है, लेकिन डॉटर सेल में 23 देखिए ये जो सेल बन रही है इनको बोलते हैं डॉटर सेल। ये जिससे बन रही है इनको बोलते हैं पेरेंटल सेल। ठीक है, जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स से आए हुए हैं, तो हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स कहलाएंगे, हम लोग उनके डॉटर हैं। ठीक, यानी कि हम लोग डॉटर सेल हैं। तो 46 से अगर 23 बन रहा है, तो इस वाले प्रोसेस को माइटोसिस ना बोल करके अब क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे। ठीक, तो माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीज़न में दो प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है आपका माइटोसिस और एक होता है आपका मियोसिस, राइट। ये देखिए माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, अच्छा, सेल डिवीज़न हमने बताया होता क्यों है। तो सेल डिवीज़न जो होता है, कहीं पर आपको चोट लग गया, ठीक है, कहीं पर आप हाथ में चाकू चल गया, तो अब देखेंगे धीरे धीरे वो घाव कैसे भरेगा। तो वो घाव जो होता है सेल डिवीज़न से भरेगा। भाई अगर आपको जहाँ पर चाकू चला है घाव, मान लीजिए इतना कट गया ये वाला पोर्शन, अब धीरे धीरे यहाँ पर जब सेल डिवीज़न होगा 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा इधर भी, तब जा कर के ये धीरे धीरे आपका क्या बन जाएगा, ये घाव भर जाएगा। ठीक, तो पहला तो उंड जो है आपके घाव के भरने में होता है। दूसरा, इसी से हमारी ग्रोथ होती है। जब लोग हम लोग यूट्रस में होते हैं, तो वहाँ पर क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब 1 से 2, 2 से 4। ठीक है, रैपिडली सेल डिवीज़न होता है, तो वहाँ पर भी ये हेल्प करता है। तीसरा, हमारे जो स्पर्म और ओवा होते हैं, ठीक है, इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम करता कौन है, मियोसिस करता है। तो ये ढेर सारे आपके जो भी बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक, जहाँ पर डिवीज़न मदद कर रहा है। जैसे कैंसर होता है, कैंसर में यही मियोसिस और माइटोसिस क्या हो जाते हैं, जनरली माइटोसिस जो होता है फेल हो जाता है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने लगती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ पढ़ने से पहले ज़रा हम आपको इंट्रोडक्शन दे दें एक सेल के बारे में। जैसे मान लीजिए एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। अगर यूकैरियोटिक सेल होगा तो इसके ऊपर बाबू क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने बना दिया। इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, अभी धागे के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग इसीलिए क्रोमैटिन बोलेंगे। जब यही धागा एक अच्छा शेप ले लेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। तो बस क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में इतना ही अंतर होता है कि आपका अगर एक ऊन का धागा है, ऊन है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, वुलन क्लॉथ बनाते हैं। अगर ऊन है, ठीक, ऊन पूरा एकदम हमने फैला दिया है उलझा करके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। और उसी ऊन को अच्छे से गोले में बांध दिया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होता है, एक स्पेशल शेप ले लेता है मेटाफेज में जा करके, राइट। अभी देखिए हम बताते हैं पूरा मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, सब कुछ बताएंगे आपको। अब देखिए ये क्रोमैटिन से क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम की थोड़ी सी अगर स्टडी हम करें, ये क्रोमोसोम जो है स्टडी करें, बहुत लोग क्रोमोसोम में ही कंफ्यूज होते हैं कि क्रोमोसोम आखिर सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं, होमोलॉगस क्या होता है, नॉन होमोलॉगस क्या होता है क्रोमोसोम। तो हम आपको पहले बताएं कि आप ये जान लीजिए क्रोमोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे न्यूक्लियस में
में पाए जाते हैं, इतना तो आपको पता होगा। ठीक, अब हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होते हैं जल्दी से बताइए। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को अगर हम देखें, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर 46 होता है, यानी कि 23 पेयर होते हैं। क्या होते हैं? जोड़ा कितना हुआ? 23, 23 दूना 46, यानी कि 23 क्रोमोसोम। ये देखिए जो 23 क्रोमोसोम होते हैं, ये एक क्रोमोसोम हुआ, ये इसका साथी वाला क्रोमोसोम हुआ, ये एक जोड़ा बना लिया। ठीक है, एक पेयर हो गया। अब इसी तरीके से ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? ये दूसरा जोड़ा हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये दो पेयर हो गया। इसी तरीके से बाबू क्या होगा? ये तीसरा वाला भी पेयर होगा। ये देखिए ये तीसरा पेयर हो गया। ठीक, इसी तरीके से डॉट 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 23वां पेयर आ जाएगा। ये देखिए 23वां पेयर आ गया। 23वां पेयर का मतलब कि 23 दूना 46 क्रोमोसोम हो गया। अब देखिए हर क्रोमोसोम अपने साथ रहते हैं, अपने साथी के साथ रहते हैं। जिस तरीके से एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहती है, उसी तरीके से एक क्रोमोसोम अपने साथी क्रोमोसोम के साथ रहना पसंद करता है। ठीक है, आखिर वो साथी क्रोमोसोम आया कहाँ से होगा? देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 का एक क्रोमोसोम हमारे पापा साइड से आया होगा, क्रोमोसोम नंबर का ये दूसरा क्रोमोसोम हमारे मम्मी साइड से आया होगा। ठीक है, मम्मी पापा कहने का मतलब कि पापा साइड का मतलब ये स्पर्म से आया होगा और ये ओवम से आया होगा। फिर ये दूसरा वाला नंबर क्रोमोसोम स्पर्म से आया होगा, ये ओवम से आया होगा, ये वाला स्पर्म से आया होगा, ये वाला ओवम से आया होगा। तो स्पर्म ओवम स्पर्म ओवम स्पर्म ओवम। ठीक, यानी कि 23 क्रोमोसोम स्पर्म से आए होंगे, 23 क्रोमोसोम आपके ओवम से आया होगा, 23 क्रोमोसोम फीमेल साइड से, 23 क्रोमोसोम मेल साइड से, दोनों मिल गए 46 क्रोमोसोम बना लिए और सब ने अपना अपना साथी खोज लिया। एक वाला एक के साथ पैच कर लिया, दो वाला दो के साथ रहना पसंद किया, तीन वाला तीन के साथ। अच्छा, साथी किस बेस पर खोजा जाता है ये हम आपको बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको एलील के बारे में, तब जाकर के बताएंगे साथी कैसे चूज किया जाता है। अरे भाई 23 क्रोमोसोम इधर से आया, 23 क्रोमोसोम इधर से आ रहा है, उन 23 में कैसे खोजोगे कि हमारा साथी कौन है, हमारा साथी कौन है, किसके बेसिस पर? ठीक, तो ये सब चर्चा हम लोग किस में करेंगे? एलील के चैप्टर में करेंगे जब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। राइट, इतना जान लीजिए कि एक एक साथी सबके साथ होता है, जिसमें एक मम्मी से एक पापा से, एक मम्मी से एक पापा से, ठीक है, आता है। अब देखिए होता क्या है। ओके, अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो दोनों साथ में रह रहे हैं क्रोमोसोम, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या कहलाते हैं? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या कहलाता है? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये देखिए एक होमोलॉग ये हो गया, एक होमोलॉग ये हो गया, एक होमोलॉग ये हो गया। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर तब कितना होमोलॉग हो गया? 23 होमोलॉग पेयर होते हैं। भाई 46 क्रोमोसोम है तो 23 पेयर तो होगा ही होमोलॉग। राइट, अब देखिए क्या होता है कि क्रोमोसोम के ये अगर मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, क्या है? सपोज कीजिए ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। राइट, अगर ये एक क्रोमोसोम है, अगर हम इसको बीच से यहाँ से काट दें, क्या काट दें? ऐसे काट दें, इस तरीके से काटे हैं कि आधा आपका वर्टिकल काटना है, आपको हॉरिजॉन्टल नहीं काटना है। ठीक, ऐसे वर्टिकल हमने काट दिया, तो वर्टिकल काटने के बाद ऐसे देखिए हो जाएगा कुछ, ये इधर चला गया, ये ऐसे हो गया, ये इधर चला गया और ये ऐसे हो गया। ऐसे ही तो होगा, वर्टिकल काट दिया हमने बीच से कैंची से, तो होगा क्या? ये दोनों आपस में एक क्रोमोसोम के, ये आपका ये क्रोमैटिड कहलाता है। क्या इसको बोलते हैं? एक क्रोमैटिड कहलाता है, यानी कि एक क्रोमैटिड उधर वाला हो गया और एक क्रोमैटिड जो है इधर वाला हो गया, तो दोनों आपस में क्रोमैटिड कहलाते हैं और दोनों एक ही घर के हैं। एक ही घर के मतलब कि एक ही बहन के, समझ लीजिए 4 हाथ हैं, इसको इसके 2 हाथ क्रोमैटिड कहलाएंगे, 2 हाथ क्रोमैटिड कहलाएगा। ठीक, इन्हीं दोनों क्रोमैटिड को आपस में बोलते हैं बाबू सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड है। ये आपस में दोनों आर्म क्या हैं? सिस्टर क्रोमैटिड हैं। ठीक, लेकिन ये जो है आपके सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन इन दोनों को देखिए जरा,
ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम, ये आपस में दोनों क्या सिस्टर हैं? नहीं, नॉन सिस्टर हैं, एक ही घर के नहीं है। ठीक, ये वाला क्रोमोसोम नॉन सिस्टर हो गया। अगर इसी क्रोमोसोम का दोनों होता तब जाके सिस्टर क्रोमैटिड कहलाता। ये आपका क्या हो गया? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? नॉन सिस्टर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक, ये देखिए हमने यहाँ पर क्या बताया था, ये एक क्रोमोसोम है, इसका साथी वाला क्रोमोसोम हो गया, यानी कि ये पहला पेयर हो गया। ये एक क्रोमोसोम हो गया, इसका दूसरा वाला क्रोमोसोम, इसका साथी क्रोमोसोम, यानी कि ये दूसरा वाला हो गया। तो ये देखिए सिस्टर क्रोमैटिड आपस में कहलाएंगे। लेकिन इन दोनों को देखिए, ये क्या है आपस में? दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, राइट, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन किसका? होमोलॉगस का। किसका? होमोलॉगस। पहले से ये होमोलॉगस है ना दोनों, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। लेकिन जरा ये वाला देखिए, ये यूं और यूं हमने मिला दिया। अब ये दोनों आपस में क्या है अगर आपसे पूछें तो पहली बात तो ये जो तो टिक्कम चलती है नहीं, पहली बात तो ये कि ये दोनों आपस में क्या है? नॉन सिस्टर हैं। क्या है? ये दोनों नॉन सिस्टर हैं। लेकिन क्या ये होमोलॉगस है? नहीं, होमोलॉगस तो ये था, आपस में होमोलॉगस ये है, लेकिन ये दोनों आपस में नॉन होमोलॉगस हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इसको बोलोगे आप, तो इसका नाम होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस, नॉन होमोलॉगस। ठीक है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये देखिए क्या थे आपस में? नॉन सिस्टर तो थे लेकिन होमोलॉगस के थे। ये दोनों आपस में, चाहे ये दोनों आपस में, चाहे ये दोनों आपस में, ये सब क्या है? नॉन सिस्टर तो हैं लेकिन किसके? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के हैं, राइट। ठीक, तो ये आपको होप कि होमोलॉगस नॉन होमोलॉगस अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक क्रोमोसोम का जरा स्टडी करते हैं। 46 क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम को हम बाहर निकाल लिए। ठीक है, ये देखिए अगर एक क्रोमोसोम को हम बाहर निकाल लेते हैं तो एक क्रोमोसोम को बाहर निकालने पर हमको मेटाफेज में एकदम बढ़िया शेप दिखाई देगा ऐसे, और इसके अंदर आप देखोगे खूब जेनेटिक मटेरियल भरा होगा, यानी कि डीएनए भरा होगा। ये देखिए पूरा इसके अंदर क्या भरा है? डीएनए भरा है। ये पूरा क्या भरा हुआ है इसके अंदर? धागा, यानी कि क्रोमैटिन कंडेंस होकर के धागा। ठीक है, यही चीज़ इसमें भी ऐसे भरा होगा, एकदम पैक्ड होगा। ठीक, ये देखिए यही चीज़ इधर नीचे भी होगा। तो ये देखिए ये जो आपके कहलाते हैं, ठीक, 1 2 3 4 ये आर्म्स कहलाते हैं। तो इनको हम लोग बाबू बोलते हैं आर्म्स, यानी कि आर्म्स टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक, और ये बीच में जो आप पॉइंट देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इसी को बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, राइट। अगर हम इसको बीच से काट दें ऐसे खड़ा खड़ा, ये देखिए ऐसे है, कैंची लगाया, कैंची लगा करके बीच से हमने क्या कर दिया? ऐसे इसको कट कर दिया, तो आधा उधर चला गया, आधा इधर चला आया, यानी कि 2 आर्म उधर चले गए, 2 आर्म वर्टिकल इधर चले गए, तो 2 आर्म का जो समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमैटिड। यानी कि हम कह सकते हैं एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं। तो एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड हो गया? 2 क्रोमैटिड हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे ह्यूमन सेल में टोटल कितने क्रोमैटिड हैं? तो भाई 46 क्रोमोसोम है। क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, तो 46 में मल्टीप्लाई कर दिए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 92 हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर 100 क्रोमोसोम होते तो कितना क्रोमैटिड होता? 100 दुइयाँ 200 हो जाता। और क्या? सेंट्रोमियर, ये हो गया क्रोमैटिड 2 हो गया। अब देखिए सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक प्रोटीन लगी होती है जिसका फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए प्रोटीन लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं इसको? काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन। तो इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर
प्रोटीन बोलते हैं, राइट। अब देखिए इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या भरा होगा। पहली बात तो डीएनए होगा इसमें, और क्या होगा इसमें, हिस्टोन प्रोटीन होगा जिसके ऊपर डीएनए बंधा होगा, और कुछ हमारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होंगे जो हिस्टोन के नहीं बने होंगे, और कुछ अमाउंट में आरएनए भी होगा। तो नॉन हिस्टोन और आरएनए कम होगा, लेकिन डीएनए और हिस्टोन क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, ये कम मात्रा में होगा, ठीक, ओके। अब देखिए डीएनए में जहाँ पर धागा बहुत उलझा उलझा होगा, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हमने बनाया, यहाँ पर बहुत उलझा हुआ बना दिया, समझ ही में नहीं आ रहा आपको कि ऊन का धागा एकदम क्या हो गया है, उलझ गया है, और कुछ यहाँ पर हम खुला बना दे रहे हैं, ओपन थोड़ा सा बना रहे हैं, लूज बना दे रहे हैं। तो जहाँ पर धागा बहुत जो है कंडेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाबू हेटेरोक्रोमैटिन। अरे भाई क्रोमैटिन का मतलब धागा और हेटेरो का मतलब हो गया बहुत कंडेंस, तो हेटेरोक्रोमैटिन इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन। जहाँ पर धागा बहुत उलझा उलझा हमारा डीएनए होता है उसको हेटेरोक्रोमैटिन, और जहाँ पर लूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन हमारे काम के होते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन हमारे काम के नहीं होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे बॉडी में 98% से लेकर के 99% हेटेरोक्रोमैटिन ही होते हैं, खाली 1 से 2% क्या होते हैं हमारे अंदर, यूक्रोमैटिन होते हैं, राइट। अब देखिए जब हम आपको पढ़ाएंगे, आपका जब डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन हो जाता है, ओवर रेप्लिकेशन हो जाता है। तो ओवर रेप्लिकेशन होने पर क्या होता है कि ये डीएनए जो होता है हमारा, ये बाहर की तरफ आने लगता है। ये देखिए ये डीएनए हमारा बाहर की तरफ आने लगता है जब ओवर क्या होने लगता है, ओवर रेप्लिकेशन होने लगेगा। तो जो यहाँ पर सेंट्रोमियर पाया जाएगा इसको बांधने के लिए, ये तो मेन वाला सेंट्रोमियर था, जो ये वाला पाया जाएगा सेंट्रोमियर, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कौन सा था, ये वाला था, मेन वाला। इसके अलावा जब कभी कभी ओवर रेप्लिकेशन होने लगता है, डीएनए से डीएनए ज़्यादा बनने लगता है, तो ये क्रोमोजोम से बाहर आ जाते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। ये भी आपके सेंट्रोमियर ही होते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसी क्रोमोजोम को, जिसमें ये वाला पाया जाता है, सारे क्रोमोजोम में नहीं पाया जाता है ऐसे, इसी वाले क्रोमोजोम को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट क्रोमोजोम बोलते हैं, राइट, सैटेलाइट क्रोमोजोम। और इन्हीं सैटेलाइट का यूज़ हम लोग जो है फॉरेंसिक साइंस में करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट क्रोमोजोम कैसे करते हैं वो हम आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाएंगे, सैटेलाइट क्रोमोजोम, राइट। तो ये था पूरा आपका एक क्रोमोजोम के बारे में, ठीक है। अब देखिए जब अब इतना क्रोमोजोम के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। अब अच्छा ये दोनों आपस में बता दीजिए क्या होंगे, ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। अगर इसी के बगल में हम एक क्रोमोसोम और बना देते, ठीक, तो इसका एक क्रोमैटिड, इसका एक क्रोमैटिड, ये दोनों आपस में क्या कहलाते, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाता, ठीक है। इतना जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि अब हम चल रहे हैं कहाँ पर, हम चल रहे हैं माइटोसिस की तरफ। माइटोसिस का मतलब होता है कि हम 1 से 2 सेल बनवाएंगे लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, यानी कि आपके 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे। यानी कि जो माइटोसिस होता है, जो आपका माइटोसिस होता है, माइटोसिस को हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन, ठीक है। माइटोसिस होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है इंटरफेज, क्या होता है इसमें, एक आपका होता है इंटरफेज, दूसरा आपका होता है एम फेज। क्या होता है, यम फेज होता है। अच्छा, इंटरफेज और एम फेज पहले पढ़ने से भी पहले क्या होता है, अब देखिए माइटोसिस में एक आपका देखिए कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। दूसरा आपका होता है साइटोकाइनेसिस होता है, राइट।
तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो रहा है, होता ही है पहले डिवीज़न, न्यूक्लियस डिवाइड पहले करेगा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये कैरियोकाइनेसिस के जो है दो पार्ट होते हैं, कौन कौन? एक होता है आपका इंटरफेज और एक होता है और आपका एम फेज होता है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। जैसे देखिए ये एक सेल है, इसका मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है। आगे चल करके क्या होगा? ये न्यूक्लियस दो में टूट गया। देखिए दो में टूट गया, इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब साइटोकाइनेसिस होगा क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होना है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तभी तो दो सेल बनेगा। तो ये क्या हो गया? ये धीरे से ये अंदर की तरफ ऐसे आते हैं, ठीक। अगले वाले में क्या होता है? ये दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं। तो देखिए क्या बन गया? एक सेल अपने आप में ये बना लिया, एक सेल अपने आप में ये बना लिया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक। अब देखिए कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो कैरियोकाइनेसिस होता है माइटोसिस का, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका इंटरफेज होता है और एक आपका क्या होता है? एम फेज होता है, ठीक। अच्छा, जो हमारा पूरा सेल डिवीज़न होता है, पहले आपको बता दें कि जो हमारा सेल डिवीज़न होता है वो हमारी सेल्स 24 आवर्स में, किसमें? 24 आवर्स में एक बार डिवाइड कर जाती हैं प्रत्येक सेल। ईच सेल एक बार क्या कर जाती हैं? डिवाइड कर जाती हैं, ठीक है, 24 आवर्स में। अब देखिए ये तो ह्यूमन की बात थी, लेकिन अगर वहीं पर हम ईस्ट को देखें 90 मिनट में वो पूरा डिवाइड कर जाता है, ठीक। लेकिन अगर वहीं पर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया जो होता है 20 मिनट 15 मिनट में ही क्या कर जाता है? ये डिवाइड कर जाता है। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो आपका मियोसिस हो, माइटोसिस हो, यानी कि ओवरऑल जो सेल डिवीज़न है वो डिपेंड कर रहा है सेल के कॉम्प्लेक्सिटी पर। सेल जितना सिंपल होगा उतना तेज़ी से डिवाइड होगा। 15 से 20 मिनट बैक्टीरिया में लग रहा है, 90 मिनट ईस्ट फंगस में लग रहा है, लेकिन 24 आवर्स हमारे एनिमल सेल में लग रहा है, यानी कि हम लोगों में लग रहा है, ह्यूमन में लग रहा है। तो देखिए इस पूरे 24 का इंटरफेज जो होता है वो टोटल 90% टाइम ले लेता है खाली इंटरफेज में, ठीक। इंटरफेज में कितना टाइम लगता है? 90% टाइम लगता है। इंटरफेज जो होता है ये एक्चुअल, इसमें डिवीज़न नहीं होगा न्यूक्लियस का, यानी कि इसमें एक्चुअल न्यूक्लियस का जो है डिवीज़न नहीं होगा। अब यहाँ एम फेज में देखिए ये 10% लेता है, किसका? टाइम। टोटल सेल डिवीज़न का 10% लेगा, और लेकिन इसमें एक्चुअल सेल डिवीज़न होगा, एक्चुअल न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। किसका डिवीज़न होगा? एक्चुअल न्यूक्लियस का जो है डिवीज़न होगा, ठीक। एम फेज खाली 10% लेगा। अच्छा, इंटरफेज में देखिए क्या होता है। तो देखिए अगर सपोज कीजिए ऐसे मान लीजिए कि एम फेज में क्या हमको खाना बनाना, क्या बनाना है? हमको खाना बनाना है। तो खाना जो है बनेगा वो एम फेज में बनेगा खाना, लेकिन जो खाने के लिए तैयारी की जाएगी, हमको राशन लाना पड़ेगा, हमको दाल लाना है, हमको पानी लाना है, हमको गैस लाना है, ठीक। वो सब चीज़ें कहाँ पर आएंगी? हमारे इंटरफेज में आएंगी। यानी कि इंटरफेज में हम उन चीज़ों को कलेक्ट कर लेंगे जिनकी ज़रूरत होती है, कहाँ पर? एम फेज, यानी कि खाना बनाने में ज़रूरत होती है। खाना कहाँ पूरा बनेगा? एम फेज में, लेकिन खाने के लिए सामग्री कहाँ बनेगी? इंटरफेज में। तो उसी तरीके से जो चीज़ें एम फेज में जो भी प्रोटीन ज़रूरी होती हैं वो सारा काम हम लोग इंटरफेज में कर लेंगे। इसीलिए खाना के लिए जो है आपके जितने भी सामग्री होते हैं, ठीक, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये जुटाने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए इसमें 90% खाना, जब सब कुछ अवेलेबल हो तो खाना बनाने में कम टाइम लगेगा ही, ठीक। 90%, 10%, ओके। अब देखिए इंटरफेज क्या होता है। इंटरफेज को भी बाबू 3 सब फेजेज में बांट दिया गया है। एक होता है G1, एक होता है S, एक होता है G2, ठीक है। G1, S, G2 इंटरफेज में भी। G1 को बोलते हैं गैप 1, ठीक है। S का मतलब होता है सिंथेसिस, S का मतलब होता है सिंथेसिस। G2 का मतलब होता है गैप 2, ठीक। तो G1, S, G2 और M फेज को भी इसी तरीके से बांट दिया गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा अच्छे से आपको लिख दें इंटरफेज और
एम फेज के बारे में। तो जो आपका इंटरफेज है उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। कौन कौन? G1, S, G2, ठीक। गैप 1 सिंथेसिस फेज और G2 यानी कि गैप 2। इसी तरीके से एम फेज को, एम फेज, एम फॉर माइटोसिस, ठीक है। एम फेज को भी सब फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होता है इसका प्रोफेज। क्या होता है इसका? प्रोफेज। दूसरा होता है मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। लास्ट वन इज द टीलोफेज, ठीक। तो PMAT यानी कि इसको किसमें? PMAT, प्राइम मिनिस्टर एट अ टाइम पहुंचा है हमारे घर। यानी कि PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और यहाँ पर गैप 1 सिंथेसिस फेज और G फॉर गैप 2, G फॉर G1, ठीक है, G फॉर G, 2 फॉर 2 गैप 2, S फॉर सिंथेसिस फेज, ठीक है। तो ये इंटरफेज और एम फेज है। अच्छा, इंटरफेज और एम फेज से सेल से गुजरने के बाद क्या होगा? ये तो कैरियोकाइनेसिस होगा, इसमें सेल आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। उसके बाद इसका होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। उसके बाद ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि जो हमारा मकसद था हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर एक सेल होगा, इतना एक सेल जो है इंटरफेज में गुजरेगा, एम फेज में जाएगा और साइटोकाइनेसिस होगा, तब जा कर के 2 सेल बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन हमको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक सेल का सीक्वेंस बताइए किससे किससे गुजर रहा है। तो एक सेल जो होता है बाबू, डिवीज़न, जब सेल, अगर माइटोसिस में पूछा जाएगा आपसे, माइटोसिस में जो सेल होता है वो सबसे पहले इंटरफेज में गुजरता है, इंटरफेज से वो एम फेज से गुजरता है और एम फेज से उसका होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। तब जा कर के ये एक सेल था, तब जा कर के यहाँ पर ये 2 सेल बनेगा माइटोसिस में। अब देखिए इंटरफेज एम फेज लिख करके आपको ट्रिक वाले कैसे, यानी कि आप उलझा कैसे सकता है? सेल है, ठीक। अच्छा, इंटरफेज क्या इंटरफेज है? नहीं, इंटरफेज का डब्बा खोलिए, इंटरफेज के जैसे ही डब्बा खोलेंगे उसमें G1, S, G2 भी पड़े होंगे। यानी कि इंटरफेज के अंदर कौन छिपा हुआ? G1, S, G2 छिपा हुआ है। तो वो G1 से गुजरेगा, S से गुजरेगा, G2 से गुजरेगा। एम फेज क्या एम फेज है? नहीं। एम फेज का डब्बा खोलिए, क्या क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यानी कि सबसे पहले प्रोफेज आएगा, उसके बाद आपका आएगा मेटाफेज, उसके बाद आपका आएगा एनाफेज, उसके बाद आ जाएगा टीलोफेज। क्वेश्चन देखिए कॉम्प्लेक्स कैसे बनते जा रहे हैं। उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस होगा, क्योंकि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो रहा था। उसके बाद जा कर के ये 2 सेल में बट जाएंगे। एक्चुअल सेल डिवीज़न का सीक्वेंस ये हो जाएगा। सेल है G1, S, G2 से गुजरेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज से गुजरेगा, साइटोकाइनेसिस से फाइनली ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। G1, S, G2 किसके पार्ट होते हैं बाबू? इंटरफेज के होते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज किसके पार्ट होते हैं? एम फेज के होते हैं। ये साइटोकाइनेसिस रहा, ये 2 सेल ही रहा, ठीक है। तो अब हम अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये सेल डिवीज़न हो कैसे रहा है, इनमें क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। अभी तो हमने एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, अब हम बताएंगे G1 में क्या होता है, G2 में क्या होता है, S में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या होता है। तो बने रहिए आप अपने चैनल पे। ओके, थैंक यू।